दो चार दिन 10 या ज्यादा, लेकिन सोचिए जरा 36 साल पहले यानी 1990 में वादी कश्मीर में एक ऐसी घटना घटी थी, एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था कि बताते हैं लोग कि उस वक्त सनसनी फैल गई थी पूरी वादी में। और फैलती भी क्यों ना, क्योंकि हॉस्टल से एक नर्स को किडनैप किया गया था और 5 दिनों के बाद उसकी बहुत ही मशकशुदा यानी छत विछत हालत में लाश जो है वो बरामद की गई थी। उससे जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंसाफ अब तक नहीं हुआ। जी हां, 36 साल होने को है लेकिन इंसाफ अब तक नहीं हुआ। और जाहिर है कि सरला भट्ट के रिश्तेदार, उनकी कम्युनिटी के लोग, उनकी पड़ोसी, जो लोग भी इस इंसाफ नामी लफ्ज पर यकीन अगर रखते हैं तो क्या उनका यह यकीन कमजोर पड़ गया होगा? बेशक कमजोर पड़ गया होगा, लेकिन 36 सालों बाद एक बार फिर शुरुआत हुई है। शुरुआत इस बात की हुई है कि उस केस की जांच फिर से की जाए और इसकी बाकायदा जांच शुरू हो चुकी है। SIA यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसको लेकर अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया है और इसी आगाज के साथ उम्मीद और आस बढ़ गई है एक बार फिर, देर से ही सही लेकिन इंसाफ की। तो जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने कई जगहों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी 1990 में कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अपहरण यानी किडनैपिंग और कत्ल के मामले से जुड़ी है। SIA यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने अलग अलग लोकेशंस पर दबिश दी और इस पुराने केस से जुड़े सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश की। मामला 3 दशक पुराना है, बल्कि 3 दशकों से ज्यादा पुराना है, लेकिन एजेंसी इसे सुलझाने के लिए नए सिरे से जांच कर रही है। कार्रवाई में लोकल पुलिस भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन लंबा चल सकता है क्योंकि केस से जुड़े कई पहलू अब भी सामने आने बाकी हैं। अब जाहिर है 35-36 साल जब हो गए हैं तो कई ऐसे मामले, कई ऐसे सबूत हो सकता है कि वहां तक पहुंच बनाने में मुश्किल हो। यह छापेमारी यासिर मलिक के घर पर भी हुई है। जबान पर जब यह बात आती है कि 36 साल हो गए अब क्या होगा, 35 साल हो गए अब क्या होगा, तो क्या वाकई ये एक नई उम्मीद है? और इस उम्मीद से जुड़े जो तार है वो क्या है, और ये उम्मीद और कितने लोगों को उम्मीद जगा रही है? ऐसे और कितने मामले में इस तरह का जो है शुरुआत हो सकती है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है अमित रैना, जो स्पोक्स पर्सन है रूट्स के और ये एक्टिविस्ट है, खासतौर से कश्मीरी पंडित बिरादरी, उनके लिए ये काफी काम करते हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, स्पोक्स पर्सन BJP, और एडवोकेट आदित्य गुप्ता, यूथ वाइस प्रेसिडेंट PDP। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ और मेहमान हमारे साथ, कुछ और पैनलिस्ट जुड़ेंगे। तो जसरोटिया साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इस पर पहले थोड़ा इस पर रोशनी डालें, इस पूरे मामले पर, और साथ ही साथ ये कि कितनी उम्मीद अब 36 सालों बाद इस केस की दोबारा जांच की शुरुआत से बनी है। 2-3 चीजें हैं। उम्मीद तो पूरी तरह से है ही है, लेकिन बात ये आती है, वैसे कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर आप जस्टिस को एकदम साइड पे रखते हैं और बोलें कि अब बहुत ज्यादा हम इसके ऊपर नहीं काम हो सकता, या किसी भी चीज को लेकर किसी भी चीज का अगर आप बोलकर और उसके ऊपर कार्रवाई रोक देते हैं, मुझे लगता है ये नाइंसाफी है और उसे इंसाफ नहीं नाइंसाफी कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो कुछ भी वहां पर हुआ, और खासकर 87 के बाद और 90 के उस दशक के अंदर जो लोगों के साथ हुआ है, आज तक उसके ऊपर काफी कुछ है जिसके ऊपर हमें जानना भी है, और ये भी जानना है वो कौन दोषी थे जिनके कारण जो कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुसलमान एक दूसरे के साथ प्यार इखलाक के साथ रहा करते थे। कोई किसी की ईद मनाता था तो कोई किसी की शिवरात्रि में उसके घर जाया करता था। अगर इनके बीच में ये दरार डाली गई, और वो कौन चंद लोग, वो कौन गुनाहगार थे जिसके कारण वहां पर खून की नदियां बहाएगी और जेलों में इतना खून बहा कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन अब काफी कुछ हो चुका है और अब वो टाइम आ चुका है कि सबको इंसाफ मिले, और ये इंसाफ की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इस देश का पदभार संभाला था जी। और उस समय के बाद अगर आप देखें, जब कार्रवाई होना शुरू हुई, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग थे जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनकी तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, भले वो शबीर शाह, यासीन मलिक, बीटा कराटे, इन जैसे लोग हैं
इनको उपाधियां दी गई, किसी को नेल्सन मंडेला की उपाधि दी गई, किसी को गांधी कहा गया। तो आप समझ सकते हो कि कहां पर क्या किया जा रहा था। जिन लोगों ने इन हत्या की और जिन लोगों में इन चीजों में पाए गए, उन लोगों के लिए किस तरह का वहां पर एक नैरेटिव बनाया जा रहा था। और उस समय की सरकारें जो भी थी, केंद्र के अंदर या यहाँ पर थी, इनको आप कहेंगे अगर हमको क्लीन चिट कोई नहीं दे सकता, क्योंकि 30 साल तक जिन लोगों को अपनी कुर्सियों के पीछे उन्होंने छुपा कर रखा, उन्हें पूछना तो पड़ेगा कि वो कौन था जिसने सरला भट्ट जी का कत्ल किया। और सरला भट्ट जी कौन, ठीक है। सोचिए साहब, इसी बात की जांच का आगाज हो चुका है। फर्स्ट मैं रिएक्शन यही लेना चाह रहा था कि दरअसल 36 सालों बाद अगर ये इसकी शुरुआत हुई है तो ये कितनी उम्मीद अफजा ये पहल है। मैं इसी क्वेश्चन को लेकर थोड़ा दूसरे अपने तमाम मेहमानों से पहले फर्स्ट रिएक्शन ले लूं। हमारे साथ मौजूद है जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अमित रायना जो स्पोक्स पर्सन है रूट्स कश्मीर के और कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट भी हैं। अमित जी, मैं फर्स्ट रिएक्शन आपका चाहता हूं। 36 सालों बाद केस दोबारा खुला है और इसकी फाइल खुली है और बदाबता इसकी जांच का आगाज हो चुका है। ये जांच का आगाज होना 36 सालों बाद, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पिछले 2 सालों में कुछ स्पेसिफिक केसेस के जांच के आगाज किए जा चुके हैं, जिसमें जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या, लसक कॉल डायरेक्टर दूरदर्शन की हत्या और आज सरला के हत्या के केसेस की आगाज हो चुकी है। समस्या आगाज की नहीं है, समस्या है कि आज भी 250 एफआईआर की आगाज हो चुकी है और आप उनको कन्विक्शन लेवल पे नहीं लेके आ पा रहे, आप उनको क्लोज नहीं कर पा रहे। तो आगाज का जब अंजाम ही नहीं तो उस आगाज का क्या करेंगे? आप अगर पिछले 35 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो कोई भी सरकार, लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसे अभी शुरू में ही नाउमीद हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? जो एक पहल थी, आप माने कहा कन्विक्शन तक नहीं पहुंचा, फिर से अगर पहल हुई है तो अंजाम तक पहुंचने के लिए दोबारा आगाज जो हुआ इसका तो वेलकम कीजिए। नहीं, 36 साल से इंतजार कर रहे हैं, 3.5 साल से इंतजार नहीं कर रहे हैं। अगर 3.5 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल होता तो भी देखिए, मैं हर कोई पहल जो न्याय दिलाती है या न्याय दिलाने की कोशिश करती है उसका हम स्वागत करते हैं जी। मगर हम सिस्टम से नाराज भी हैं, सिस्टम से मायूस भी हैं, और क्योंकि हमें 36 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें हमें नहीं लगता कि ये एक कंक्लूसिव लेवल पे जाएगा। तो आज मैं उम्मीद करता हूं जो एसआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है वो हेडलाइन लेवल से बढ़कर आगे क्लोजर की ओर भी जाएगी। 36 साल के रिकॉर्ड में हमने ऐसा कोई भी क्लोजर नहीं देखा है। हमने जरूर देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेता उन आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं जिनके अपने फैमिली मेंबर्स उन आतंकवादियों से ग्रस्त हैं। हमने वो देखा, बट हमने कन्विक्शन नहीं देखी। तो बिल्कुल स्वागत करता हूं, बट क्या मैं ठीक है, चलिए आप एक साथ वेलकम करते हैं और इसे खुशायद मानते हैं कि कम से कम आगाज हो चुका है। लेकिन आप थोड़े नाउमीद इस बात को लेकर हैं कि इससे पहले जितने भी ऐसे केसेस का आगाज हुआ वो कन्विक्शन तक नहीं पहुंचा, यानी उसका कंक्लूजन बेहतर नहीं हुआ। एडवोकेट आदित्य गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूथ प्रेसिडेंट है पीडीपी के। आदित्य, बहुत आपका स्वागत, वेलकम। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि हाउ डू यू वेलकम और नॉट दिस इनिशिएशन, यानी कि अगर फिर से एक केस की फाइल खुली है और इंसाफ की आस जगी है, जो 35-36 साल पुराना मामला है, लेकिन चूंकि इंसाफ मिला नहीं था, तो आप इसे कैसे देखते हैं? नमस्कार वासिल, आपको और मेरे फेलो पैनलिस्टों को नमस्कार। हाँ विशाल, सॉरी। ऐसा है विशाल कि हम चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, हम इंसाफ के साथ हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, सो दैट जो एंक्शियसनेस अभी रूट्स के प्रवक्ता ने एक्सप्रेस की है वो एंक्शियसनेस इस कम्युनिटी को बिल्कुल महसूस नहीं होनी चाहिए, हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को। और लेकिन एट द सेम टाइम इसको एज ए पॉलिटिकल टूल नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपने इंसाफ के लिए फाइल खोली है तो इसको इंसाफ के तराजू पे ही तोल के और इंसाफ की लेवल पे ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी यूज्ड एज ए पॉलिटिकल गिमिक। जैसे पिछले 5 साल में टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए, फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोब होनी चाहिए और फेयरली इसको अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। अननेसेसरली हैरासमेंट ऑफ एनीवन शुड नॉट बी डन, बट जो इसमें इन्वॉल्व हैं दे शुड नॉट आल्सो बी स्पेयर्ड। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आदित्य, चूंकि अब वापस सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस है कि अगर अमित रायना थोड़े नाउमीद नजर आते हैं या थोड़ी मायूसी उनकी बातों में नजर आती है, तो उसकी जो भी वजह रही हो, पिछले जो वो साइट कर रहे हैं एग्जाम्पल्स को, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों?
आपने भी कुछ उसको टच किया है, इशारा दिया है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, कानून से भरोसा क्यों कम हो गया, कानून पर क्यों इस पर भरोसा नहीं रहा कि जो हमारा सिस्टम है मौजूदा या तत्कालीन जो भी रहा कंटेम्पररी, वो इसको वाकई अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। देखें साहब, जो 87 से लेकर 92 के बीच में जो भी हुआ, उसके रेमिफिकेशंस आज तक हम महसूस करते हैं। और उसमें एक मेजर लॉस हमें जो हुआ वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का लॉस हुआ है। यू कैन नॉट, आपको कभी भी जम्मू कश्मीर पूरा नहीं दिखेगा अगर कश्मीरी पंडित कश्मीर का हिस्सा नहीं हो। बिल्कुल, ये एक ट्रेजेडी है जो जम्मू कश्मीर के साथ हुई है। हाँ। कि उसके अपने प्रवासी उस जगह कंफर्टेबल नहीं रह सके। लेकिन आज तक कभी भी ये कभी ऐसा नहीं आप कह सकते कि किसी ने कोई एफर्ट नहीं किया कि इस कम्युनिटी को वापस लाया जाए, इस कम्युनिटी को सेटल किया जाए। इनकी अपनी एंक्शियसनेस है, दिस एंक्शियसनेस हैव टू बी एड्रेस्ड। और अगर अमित रैना जी ये बात बोल रहे हैं तो वो अपने पास एक्सपीरियंसेस के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन आई थिंक ही शुड नॉट बी, ऐसा भी नहीं है कि ब्लैंडेडली कोई भी किसी ने एफर्ट नहीं किया है। अगर मैं अपनी ही सिर्फ पार्टी के एफर्ट के टाइम पे बता सकता हूँ, पोस्ट 2003 के बाद सरकार पहली बार बनी है, एफर्ट हमेशा किया गया है पीडीपी की तरफ से कि कश्मीरी पंडित राइट्स और उनको वापसी दिलाई जाए। और हम आज भी उसी के लिए वचनबद्ध है। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित हिस्सा होना चाहिए कश्मीर का। इसलिए हमने बार बार एक बात पे तवज्जो दिया है कि अगर आप रिजर्वेशन करेंगे फॉर कश्मीरी पंडित टू बी इलेक्टेड फ्रॉम कश्मीरी वैली, वो बेटर है। क्योंकि फिर ये होगा कि एक मुसलमान भाई हमारा उठ के जाएगा कश्मीरी पंडित नुमाइंदे के पास कि साहब मेरा काम करो जी, उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है। ठीक है। मुफ्ती साहब ने बार बार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरफ तवज्जो दी और हम चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो इस कम्युनिटी के बीच में, ताकि कश्मीर गेट्स बैक टू व्हाट इट वाज प्रायर टू 1987 के जो हालात आए हैं 87 से 90 92 के बीच में, वो चीज को हम हटा तो नहीं सकते हैं, बट एक चीज तो जरूर कर सकते हैं कि हम उसको हील कर सकते हैं। हील कर सकते हैं, हीलिंग जो है वो हम कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। बिल्कुल। अमित रैना जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहता हूं। अमित जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये मायूसी क्यों है? अभी बातचीत पे इशारा हुआ कि तंत्र से, सिस्टम से मायूसी क्यों है? अगर आपको यह लगता है कि 36 सालों में हमने आगाज तो बहुत देखा लेकिन अंजाम नहीं देखा, यानी इंसाफ मिलता हुआ अंजाम नहीं देखा, तो ये क्यों है? क्योंकि अगर उसको उस सिस्टम से अगर आप भरोसा कम हुआ तो वो सिस्टम के लिए जिम्मेदार कौन है? किसको आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? अच्छा, अमित जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। जसरोटिया जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के स्पोर्ट्सपर्सन। अभिजीत जी, ये नाउमीदी क्यों थी? अच्छा, आवाज मिल रही क्या? अभिजीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमित रैना जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है जी जी, चलिए ठीक है। मेरा सवाल मैं दोहरा देता हूं। अभी जी, सवाल मेरा ये था कि आपने अपने पहले जो अभी स्टेटमेंट दिया, जो बातचीत की, उसमें काफी थोड़ी मायूसी झलकी, नाउमीदी झलकी। हम तो बात उम्मीद और आस की कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि पिछले 36 सालों में हमने आगाज तो बहुत देखा ऐसा, लेकिन उसका अंजाम नहीं हुआ, मतलब इंसाफ के साथ। तो अगर नहीं हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आप सिस्टम को जिम्मेदार मानते हैं? क्या आप किसी फर्द वाहिद या कम्युनिटी वाहिद, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, देखिए, इसके जिम्मेदार एक इस देश की एग्जीक्यूटिव है और उसके बाद जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव इसलिए है क्योंकि कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है वो एक वोट बैंक नहीं है। तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी क्योंकि वोट बैंक नहीं है तो उनके एक्सप्रेशंस मीट करना जरूरी नहीं है। अगर उनके एक्सप्रेशंस दबा के, उनका जस्टिस दबा के किसी और कम्युनिटी को अपील किया, तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि जो वोट बैंक होता है उसी को सिर्फ इंसाफ मिलता है, जो वोट बैंक नहीं होता उसके लिए क्या इंसाफ के दरवाजे बंद रहते हैं? बिल्कुल होता है, और ये रिपीटेड हिस्ट्री है। अब आप देखिए, उसके बाद जब न्याय की बात आती है तो लास्ट होप होती है जुडिशरी की। जो जुडिशरी एक स्ट्रे डॉग्स पे सो मोटो कॉग्निजेंस लेने को तैयार है, जो जुडिशरी बीसीसीआई में कैसे क्रिकेट चलाए उसको उस पर सो मोटो कॉग्निजेंस लेने को तैयार है, वो जुडिशरी 35 साल से एक समुदाय जिसका नरसंहार हो रखा है, जाति सहार हो रखा है, अपने घर से बेघर है, उस पर कॉग्निजेंस लेने को तैयार नहीं है। ये एक निरंतर, लेकिन वो तो एक हिस्सा हुआ ना। हर मामले का जो कोर्ट में ट्रायल होता है, इंसाफ मिलता है, या तो क्या हर मामले का मतलब कॉग्निजेंस लेने से ही मामला आगे बढ़ता है क्या? उसके वो तो एक पार्ट है। कभी 100 केसेस में 2 केसेस ऐसे होते हैं कि कॉग्निजेंस लिया जाता है तो उस पर बात आगे बढ़ती है। कोर्ट जो है यहाँ पे एक क्राइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। अगर आप क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को सीरियसली नहीं ले सकते तो फिर एक संविधान
के बेसिक जो पैरामीटर्स हैं आप उसी की धज्जियां उड़ा तो रहे हैं। अमित राणा को ये लगता है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो इसके लिए सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी जिम्मेदार है? उसके लिए एग्जीक्यूटिव भी जिम्मेदार है, जुडिशरी भी जिम्मेदार है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने जो पहला कदम लेना चाहिए था, अगर देखिए बड़ा इंटरडिपेंडेंट है, अगर जुडिशरी ने कश्मीरी पंडितों की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया तो एग्जीक्यूटिव का बिल्कुल रोल था कि स्टेप इन करके एक SIT फॉर्म कर लेती, NIA को हैंडओवर केस कर देती, मगर नहीं किया। 36 साल में अब जीरो कन्विक्शन पर बैठे हुए हैं, जीरो कन्विक्शन। 1500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 5 लाख से लोग ज्यादा बेघर हैं, आपकी कन्विक्शन रेट जीरो है। और एग्जीक्यूटिव सिस्टम देखिए क्या कर रहा है, शैला राशिद को वापस सिस्टम में लाता है, सेडिशन के केसेस हटा देता है। आप सज्जाद लोन को वापस पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो फैमिली जो इन्वॉल्व थी टेररिज्म में, उसके बाद आप जमात इस्लामी को बैन तो कर देते हैं, मगर उनके मेंबर्स को इनडायरेक्ट फंडिंग करके वापस पॉलिटिकल सिस्टम में ले आते हैं। तो आप क्योंकि पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आप इलेक्टोरल वोट बैंक देख रहे हैं, तो कश्मीरी पंडित का दर्द, कश्मीरी पंडित के साथ लेकिन एक सवाल अमित राणा जी, एक सवाल आपसे और करूंगा, फिर मैं सीधे अभिजीत जसोटिया साहब के पास जाऊंगा, चूंकि इशारा कहने के ब्यूरोक्रेसी पे है और ब्यूरोक्रेसी बहुत हद तक जुड़ा होता है पॉलिटिकल विल के साथ। पॉलिटिकल विल का मतलब यह है कि कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में हो, सत्ता में कोई एक दल ने 36 सालों में शासन नहीं किया, लगभग कई दल, तमाम दल शासन में रहे हैं, कोई थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। अमित राणा जी, मैं इस पर छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम किसी भी दल के लिए वोट बैंक नहीं है, तो जब हम किसी भी पॉलिटिकल दल के लिए वोट बैंक नहीं, उनकी प्रायोरिटी वोट बैंक है। देखिए अभी PDP के प्रवक्ता बात कर रहे थे न्याय की, उनकी अपनी अध्यक्ष महोदय अपनी बहन के किडनैपर को हीरो मानते हैं कश्मीर का, यासीन मलिक को। यासीन साहब कहते हैं उनकी फ्रीडम की बात करते हैं, कहते हैं उनका जेल गलत है। तो आप जब आपकी जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी आपके परिवार से बढ़कर जाती है, तो एक समुदाय के लिए आप क्यों फिर चिंता करेंगी, वो भी वो समुदाय जिसको आप काफिर कहते हैं। तो ये एक रियलिटी है इस पूरे सिस्टम की। आदित्य गुप्ता, वुड यू लाइक टू रिएक्ट ऑन दिस? मैं आपके सामने आपके छाना बिछाना खड़ा हो रहा हूँ। आपको लगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि PDP का आदमी आया है वो तो हमारे खिलाफ ही बोलेगा। ये नोशंस जो आप अपने दिमाग में लेकर घूमते हैं, आप इसको लेके चले बाहर। फैक्ट ये है कि जस्टिस के साथ हम हैं, हम भी यही कहते हैं कि पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। और आप ये जो बार बार इसको कहते हैं वोट बैंक, सर आप मुझे बताएं कि अगर आप इस टाइम पे इस जगह बैठ के अगर आप एक्यूज कर रहे हैं ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी यू वांट टू एक्यूज, आई एम आस्किंग यू माय फ्रेंड, who stopped you to fight an application, a letter to the Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court or to the Chief Justice of India to ask him for an initiation? आप भी तो रूट स्टाम की ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता हैं। I have been to Supreme Court 3 times. I have a petition, I have a curative petition and I have a review petition. तो फिर तो सर आपको जो आपके साथ खड़े होते हैं ना, हम लोग डिबेट पे लड़ने के लिए नहीं आते हैं, हम लोगों के लिए आते हैं, उनकी बात जो बात सही है उसके साथ खड़े हैं। अब दिक्कत ये है कि आपका जो फॉर्मेट है या जिस तरीके से आप अपने आप को सेल आउट करते हो, वो चीज आप नहीं कर पा रहे। आई थिंक यू शुड बी हैप्पी, गवर्नमेंट कर रही है, सब पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ है, सब चाहते हैं इंसाफ हो। तो अगर सब चाहते हैं कि इंसाफ हो तो आपको उसमें दिक्कत क्या है? जस्टिस वानी ने कहा कि आपका क्या फॉर्मेट नहीं हो रहा क्या पूरा? क्योंकि शॉडी केस या कोई एजेंडा के साथ आप आते हैं डिबेट्स पे, मुझे इसको बेल देना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा ही अजीब सी बात है जी कि अगर कह के इनको सपोर्ट करो तो ये सो कॉल्ड नॉमिनी जो बैठ के हैं दे ओनली स्टॉप इट। आपसे मैंने पूछा आपकी मोहतरमा महबूबा क्यों सपोर्ट करती हैं यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को, आप उसका जवाब दीजिए। आपको किसने कहा है? आपको अरे फिर आप यासीन मलिक वाज आइडेंटिफाइड नहीं है, आपको अपने पार्टी का स्टैंड नहीं पता। ठीक है, एक मिनट देखिए, ऐसा है अभी जी मुझे लगता है कि हम लोग अभी इस टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा बिल्कुल इतना नहीं, हम जिस मुद्दे पर अभी हमसे बात करने दीजिए। अभिजीत जसोटिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ब्यूरोक्रेसी पे सवाल लगभग सब लोग उठा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट, ब्यूरोक्रेसी जुड़ा होता है पॉलिटिकल विल के साथ। अभिजीत, क्या हुआ होगा आखिर? ऐसा क्यों माना जा रहा है? कश्मीरी पंडित बिरादरी इस बात से क्यों नाला है, क्यों अफसोस कर रहा है कि 36 सालों में कोई भी केस जो है, आगाज तो हुआ, फाइल तो खुली, लेकिन वो फाइल बंद इस तरह से नहीं हुई कि इंसाफ मिल जाता? कौन जिम्मेदार है? देखिए विशाल साहब, मैं 2-3 चीजों को क्लियर करता हूँ जरा हर एक चीज। जहां तक रही बात अमित राणा साहब ने जो बात कही है, पॉलिटिकल विल तो लैक की ही है यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखें
कब से हुआ, 87 से शुरू हुआ रिगिंग के बाद, 90 के दशक के अंदर जो एग्जोडस हुआ, 90 के दशक के अंदर जो जिस तरह से अभी शैला जी की बात जिस तरह से देख लीजिए टीकालाल टपलू और फिर नीलकंठ गंजू जी हो गए, इन सब की जो बात की जा रही है आपके सामने, ये सबका सब हुआ है वहां पर। और जब हुआ है उस समय कौन यूनिफाइड कमांड को हेड कर रहा था, कौन जब टीकालाल टपलू जी को गोलियों से भूना जा रहा था और उनके ऊपर जो टेररिस्ट गोलियां बरसा रहा था, वो एक एक बूंद पानी को तरस रहे थे, और उन्होंने टेररिस्ट ने फिल्मी स्टाइल में हवा में बंदूक खिलाते हुए कहा जो एक भी पानी की बूंद से दिखा उसको भी गोली मार दूंगा। इस तरह का जब हो रहा था वहां पर, तो कौन था वहां पर, यूनिफाइड कमांड को कौन हेड कर रहा था, कौन था मुख्यमंत्री, और 700-800 मीटर की दूरी पर कौन बैठा हुआ था? क्या इस चीज का जानना जरूरी नहीं है? और यहाँ पर जहां तक रही बात पॉलिटिकल विल की बात रही या बाकी भी चीजें रही, एक बार तो जब केस आया तो एक जज साहब तो इतने ज्यादा दुख हो गया उनको कि देखिए किस तरह से आप केस पेश कर रहे हैं, इस केस के अंदर तो कोई आप फैक्ट्स रख ही नहीं रहे सामने, मैं क्या करूं? तो पॉलिटिकल विल तो लैक की, अगर पॉलिटिकल विल लैक ना करती तो क्यों किसी को हम नेल्सन मंडेला और गांधी की उपाधि देते? 30-30 साल तक इन लोगों ने अपनी कुर्सियों के पीछे इनको छुपा कर रखा। इंसाफ कब मिला? इंसाफ मिला 2014 के बाद, जब यहाँ पर सरकार आई और उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों पर कार्रवाई होना शुरू हुई। आज ये तीनों के तीनों आपको कहां नजर आते हैं? सभी के सभी जेल में नजर आते हैं। तो की जा रही है कार्रवाई सबके ऊपर, बख्शा तो एक को भी नहीं जाएगा और बख्शना चाहिए भी नहीं। मेरा सवाल सिर्फ यही था अभिजीत जी कि ये 35-36 सालों में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसको शासन का मौका नहीं मिला हो, तो क्या हर पार्टी जिम्मेदार है? जिनको सिवाय भारतीय जनता पार्टी के सबको शासन का मौका मिला है यहाँ पर, और जिनको मिला है उनके सामने ही है। लेकिन आज जो भी 5-6 सालों से यहाँ पर कार्रवाई हुई है वो शायद तभी हुई है कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमित रैना जी, क्या ये बात सही है? वुड यू एग्री कि भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिला, उसे चांस नहीं मिला, उसे समय नहीं मिला कि वो कार्रवाई करती और आपको इंसाफ दिलाती? 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में अगर किसी का पॉलिटिकल रूल रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। देश में भी अगर किसी का रूल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। ये जरूर कह सकता हूँ कि कुछ केसेस उन्होंने रीओपन करे हैं, बट जो कलेक्टिव जस्टिस की बात हो रही है कम्युनिटी की, उसमें जितनी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार से भी वो कहीं पर भी फुलफिल नहीं होती है, उसमें बहुत ही शॉर्टकमिंग्स है। ये एक सच बात है। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी भी पॉलिटिकल पार्टी है और थोड़ी ज्यादा प्रो हिंदू है, बट अल्टीमेटली वो भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने में प्रो हिंदू है नहीं, मुझसे मेरा मतलब उससे नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अमित रैना जो रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अमित रैना जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर ये कह रहे हैं कि हमें 36 सालों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया या ब्यूरोक्रेसी ने उस तरह से एक्टिवली काम नहीं किया, तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि क्या कोई एक पार्टी है ऐसी, एक या दो या तीन, जो उससे अलग है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसने 100% काम किया हो कि जस्टिस की बढ़ाओ। देखिए, आप आज कन्विक्शन कर पाए या न कर पाए, बट जो 1500 फैमिलीज हैं जम्मू कश्मीर की, जिनके खासकर माइनॉरिटीज की, जिनकी जो आज भी जस्टिस अवेट कर रहे हैं, कम से कम उन्हें सेंस ऑफ क्लोजर तो मिले, एक सेंस ऑफ क्लोजर मिले। कार्तिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा अगर मुझे मौका दें, कार्तिक चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। कार्तिक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 36 सालों के बाद, 35-36 साल हो गए और सरला भट्ट का मामला, वो केस फिर से खुला है, जांच फिर से होगी। उम्मीद तो यही है, उम्मीद करनी चाहिए कि एक अच्छी शुरुआत यहां से है कि शायद इंसाफ मिल जाए। लेकिन अभी अमित रैना जिससे मैं बात कर रहा था, आप सुन रहे होंगे उनको भी, वो कह रहे हैं कि इससे पहले कई बार 36 सालों में कोई ऐसा केस नहीं हुआ, केसेस खुले जरूर लेकिन वो कन्विक्शन तक और इंसाफ तक नहीं पहुंच पाया, जीरो जो है उसका रेट रहा है। तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि इस बार भी ऐसे ही कुछ होगा? मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहता हूं कि अगर 36 सालों बाद सरला भट्ट का केस शुरू हुआ है तो हाउ डू यू रिएक्ट दिस? बहुत अच्छी बात है कि फाइनली कोई तो इस केस को खोल के इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसी के साथ हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत केस हुए इतने सालों में, जैसे छत्ती सिंहपुरा में सिखों के खिलाफ जो मैसेकर था, नाडीपुरा का जो मैसेकर था, और इतने सारे और मैसेकर थे, काफी मैसेकर और वो भी थे जो केसेस अभी भी सुलझे नहीं है, जो कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भी हुए हैं पिछले 36 सालों में, जब अलग अलग पॉलिटिकल डिस्पेंशन से। आप एक बार गौर करिए, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था अपहोल्डिंग ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसमें उन्होंने सजेशन दी थी फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पीस कमीशन। तो हम चाहते हैं कि वो पीस कमीशन से थोड़ा और बढ़ के एक जुडिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो, जिसमें जितने ऐसे केसेस हैं जो जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई या जिनको दबाया गया पिछले 36 सालों में, उनके फैमिलीज जो है, फैमिली मेंबर, वो केस लेके आए और ये कमीशन जो है मॉनिटर करे हर केस को, तभी तो क्लोजर आएगा। नहीं तो सिंगल इंडिविजुअल केसेस को अलग अलग तरीके से कौन मॉनिटर करेगा?
तभी पूरे कम्युनिटी को, पूरे के पूरे कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, चाहे जौन से भी कम्युनिटी से हो, उनको क्लोजर मिलेगी। आखिर एवरीबडी वांट्स आंसर्स कि व्हाट हैपेंड ऑल दोस इयर्स अगो। इफ द सिख्स वर वाइप्ड आउट इन छत्ती सिंहपुरा, व्हाई वाज देयर नो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन? हु कमिटेड दोस क्राइम्स? It is not, or every community has suffered in the last 36 years. इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। एक जुडिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो जो बैठे, जैसे आपके राइट्स होते हैं, राइट्स के बाद आपका कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठता है, जुडिशियल कमीशन बैठता है, इसी तरह इसमें भी कुछ हो। हमारी तो यही मांग रही है इतने साल। ठीक है कार्तिक, मैं एक सवाल छोटा सा आपसे ये भी करना चाहूंगा कि जो आप बातें कह रहे हैं कश्मीर के बारे में, कहा जाता है कि जैसे अभी ये भी कह रहे थे हमारे साथ एडवोकेट आदित्य भी है, पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट है, माफ कीजिएगा यूथ प्रेसिडेंट है, वो भी कह रहे थे कि हीलिंग की जरूरत है। क्या ऐसे मामलों में बोलने से लोग डरते हैं, हिचकिचाते हैं, खुलकर कोई बादी की बात कहना नहीं चाहता कि फिर भी वो जो हीलिंग का जो मामला है वो शायद कहने के उस पर प्रभावित हो जाएगा, वो असरअंदाज हो जाएगा? क्या ये मामला है? हीलिंग लाने के लिए सबसे पहले जिसका दिल तड़प रहा है उसको चाहिए सुनवाई, उसको चाहिए कहीं जाके वो अपनी पूरी बात कहे कि उसके ऊपर, उस खानदान के ऊपर, उसके परिवार के परिजन जो मारे गए थे क्या बीती। जब कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हीलिंग कहां से आएगी? ठीक है आदित्य गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कैसे ये हीलिंग का प्रोसेस कैसे पूरा हो सकता है? हीलिंग का मतलब क्या है कि एक जख्म भर रहा है, चार और जख्म हरे हो जा रहे हैं, क्या ये मतलब है? आदित्य आप अनम्यूट कर लें, खुद को अनम्यूट कर लें। अनम्यूटेड जी। मेरा सीधी सी बात है, 1987 से लेकर 96 के बीच में जितनी माइग्रेशन हुई हैं वो एक कश्मीरी पंडित पूरी की पूरी कम्युनिटी माइग्रेट हुई है। ठीक है, उनको एक हीलिंग चाहिए। एट द सेम टाइम इस पूरे दौर में, पिछले 30 साल के दौर में, ना सिर्फ एक किसी कश्मीरी पंडित को इफेक्ट हुआ, कश्मीरी सिख भी मारे गए, कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए। और एट द सेम टाइम उस जस्टिस को लाने के यूज में प्रोसेसेस को या एजेंसीज को यूटिलाइज किया गया है ऑन टू अ लार्जर एक्सटेंट पिछले 5-6 साल में टू कंटिन्यू कि आप टारगेटिंग, मैंने आपको बोला कि टारगेट नहीं होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंसी से ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने सरला भट्ट का केस खोला है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए और लोगों के सामने सीधी चीज रखनी चाहिए। उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा कि हम एक्चुअली कर रहे हैं। अदरवाइज ये फिर से जो अमित रैना जी को लग रहा है, जो इस चीज को वो पॉइंट आउट करना चाहते हैं, वो अल्टीमेटली वो साबित हो जाएगी। देयर हैज टू बी अ देयर इज रिक्वायर्ड टू बी अ जस्टिस गिविंग विल होनी चाहिए, जो इंसाफ देने की होनी चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया जाना चाहिए कि जनाब पीछे इसने ये किया और उसने ये किया और आज हम ये कर रहे हैं। मतलब इस मामले का एक सोल मोटो हो के इंसाफ मिले, ना कि कोई पॉलिटिकल गेन के लिए इसको एडवर्टाइज करे या उस पर चर्चा करे या जो भी करे। आप ये कहना चाह रहे हैं? आपने सुन लिया बहुत पॉलिटिकल कमेंट भी। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद पे ये समुदाय भी इंतजार कर रहा है और हम चाहते हैं कि हमारी जो शंकाएं हैं वो गलत प्रूव हो और इस देश का सिस्टम, इस देश का जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म हमको गलत प्रूव करे और जस्टिस डिलीवर करे। बट 36 साल का जो रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं मायूसी, हम ह्यूमन